हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी। तो इस चैप्टर के जो टाइटल है वो है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इंडिया की सबसे पुरानी बुक और कुछ बरियल्स हमें हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि हिस्ट्री इज़ अ नरेशन ऑफ पास्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस सोर्सेस। और दो तरह के सोर्सेस से हम हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। वो दो तरह के सोर्सेस क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और दूसरी तरह का सोर्स है हमारे पास लिटरेरी सोर्सेस। तो चलिए लेक्चर में आगे देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर के अंदर जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। तो वेदास आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स in the world, or when it comes to the content of वेदास को हम चार तरह के वेदास हमें देखने को मिलते हैं। वो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेदा है और इसके अंदर 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स को हम सुक्तास के नाम से भी जानते हैं। सुक्तास का मतलब होता है वेल सेड, यानी कि अच्छी बातें। तो हाइम्स कुछ नहीं होती, एक छोटा पोएम्स होती हैं जिसकी हेल्प से, जिसको रिसाइट करके हम गॉड को प्रेज करते हैं ताकि हमें गॉड जो है वो कुछ मटेरियलिस्टिक ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। अगर वेदास के कंपोजिशन की बात करेंगे तो वेदास लगभग 35,000 ईयर्स अगो उन्हें लिखा गया था, यानी कि अराउंड 1500 BC। अगर इसके कंटेंट की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे गॉड्स को प्रेज किया गया है, जिनमें से जो प्रोमिनेंट गॉड हैं वो हैं हमारे पास इंद्र, अग्नि और सोम। सोम डिपिक्ट करता है एक तरह के प्लांट को जो कि एक ख़ास तरह की ड्रिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर इनके कंपोजिशन की बात करेंगे तो वेदास वर कंपोज्ड बाय वेरियस ऋषिस, राइट, व्हेन दे वर इन डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन। जब वो मेडिटेट कर रहे थे उस समय उन्होंने इसको कंपोज किया है और इसको लिखा बहुत बाद में गया है। बहुत समय तक इसको मेमोराइजेशन की फॉर्म में और रिसाइटेशन की फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक प्रोवाइड किया गया है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो वेदास की जो लैंग्वेज है वो हमारे पास वैदिक संस्कृत है, जो कि आज जो स्कूल्स में संस्कृत हम पढ़ाते हैं उससे अलग है। तो वेदास 4 तरह के वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद हमारे पास ओल्डेस्ट वेद है। सामवेद के अंदर, जो ऋग्वेद के अंदर हाइम्स हैं, उनको म्यूज़िकल मेलोडीज़ में ट्यून किया गया है ताकि सैक्रिफाइसेस के टाइम पर उनको उस तरह से बोला जा सके। यजुर्वेद एक तरह का मैनुअल है, जैसे आप साइंस का अपना लैब मैनुअल देखा होगा जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है उसको लेके स्टेप्स दे रखे होते हैं। यजुर्वेद के अंदर भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस को लेके प्रोसीजर दे रखा है। जैसे अश्वमेध यज्ञ है तो अश्वमेध यज्ञ कैसे परफॉर्म करना है, कौन कौन से हाइम्स बोलने हैं, ये सारी जो जानकारी है वो आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेगी। अथर्ववेद के अंदर हमें फोक ट्रेडिशन की जानकारी या उस समय कौन कौन सी बीमारियां हुआ करती थी, कैसे उन बीमारियों को कैसे आप हाइम्स की हेल्प से दूर कर सकते थे, तो लोगों की क्या मान्यता थी उस टाइम पर और फोक ट्रेडिशन किस तरह का था, वो सारी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। वेदास को लगभग 500 BC के, ऋग्वेद को अराउंड 500 BC में लिखा गया था और बाकी के वेदास अराउंड 1000 BC में लिखे गए थे या कंपोज किए गए थे। लिखे तो बहुत बाद में गए हैं, शुरुआत में ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होते गए हैं थ्रू रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन। अगर फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो जनरली 4 फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस हमें देखने को मिलती हैं। पहली जो फैमिली है लैंग्वेज की उसको बोलते हैं इंडो यूरोपियन, राइट। इस फैमिली को बहुत सारी जो अभी प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं वो बिलोंग करती हैं, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हमारा हिंदी, कश्मीरी, गुजराती, एसएमीज, राइट। ये सारी लैंग्वेजेस इस फैमिली को बिलोंग करती हैं, इंडो यूरोपियन को। और जो दूसरी 3
फैमिलीज़ हैं लैंग्वेज की, वो हैं आपके पास टिबेटो बर्मन फैमिली, द्रविडियन फैमिली और ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, राइट। टिबेटो बर्मन फैमिली को वो सारी लैंग्वेजेस बिलोंग करती हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बोली जाती हैं। द्रविडियन फैमिली को वो सारी लैंग्वेजेस बिलोंग करती हैं जो कि डीप साउथ स्टेट्स में बोली जाती हैं, जैसे आपका तेलुगु हुआ, कन्नड़ा हुआ, राइट, मलयालम हुआ। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली जनरली जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर बोली जाती हैं, जैसे कि झारखंड। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वेदास शुरू में लिखे नहीं गए थे, उनको काफ़ी बाद में लिखा गया है। शुरुआती स्टेज में वो कैसे पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन? थ्रू मेमोराइजेशन एंड रिसाइटेशन। अब हाउ हिस्टोरियंस स्टडी दी वेदास। तो हिस्टोरियंस कैसे स्टडी करते हैं वेदास को? वेदास के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जनरली कन्वर्सेशन की फॉर्म में है और डायलॉग की फॉर्म में है, राइट। तो वो डायलॉग को स्टडी करके हमें पता चलता है कि उस समय किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन थी, किस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन थी और किस तरह की सोशल ग्रुपिंग्स मौजूद थे सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी बातें हमें वो डायलॉग्स की स्टडी करके पता चलता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है हमारे पास कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो we have already discussed that during the Vedic times sacrifices were performed or gods were invoked for the grant of materialistic things, right? तो वो कोई मोक्ष की कामना नहीं करते थे लोग उस समय वो जो जनरली 3 तरह की चीज़ें मांगा करते थे ईश्वर से, वो थे हमारे पास कैटल, हॉर्सेस और चैरियट्स। क्योंकि एक पेस्टोलिस्टिक सोसाइटी थी और पेस्टोलिस्टिक सोसाइटी में कैटल्स का इम्पोर्टेंस होता है। बहुत सारे वॉर्स उस टाइम पर होते थे, तो वो वॉर्स लड़ने के लिए हॉर्सेस और चैरियट्स की ज़रूरत पड़ती थी और सन्स की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि फैमिली लीनिएज को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम के लोग ईश्वर से मांगा करते थे। कौन कौन सी चीज़ें? कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। तो उनको मांगने के लिए बहुत तरह के सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे। उस समय कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। जो ट्राइब के लोग हैं वही एक साथ मिल के जो ट्राइबल वॉरफेयर हैं उसमें हिस्सा लिया करते थे। सेक्रीफाइसेस के अंदर कई तरह के मटेरियल चीज़ों को, मटेरियल थिंग्स को पोर किया जाता था और ईश्वर से ये सारी चीज़ें मांगी जाती थी। नाउ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब ऋग्वेद के अंदर हमें कई तरह के वर्ड्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरह के लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स एक टर्म है जो उस तरह के लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो कि सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया करते थे, राइट। यानी कि उनके पास एक ख़ास तरह का स्किल था कि किसी सेक्रीफाइस को कैसे परफॉर्म करना है। तो उस तरह के जो ग्रुप था, सोशल ग्रुप, उसको ब्राह्मण्स कहते थे। दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास ऋग्वेद के अंदर वो है राजन या राजास। लेकिन ये जो राजास हैं जो बाद में हमें राजा देखने को मिलते हैं उनसे अलग हैं। ये राजास के पास ना तो उनका कोई आर्मी होता था, ना ही कोई रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम था और ना ही इनका जो ऑफिस था वो हेरिडिटरी था। हेरिडिटरी का मतलब क्या है कि ये जो अपना ऑफिस है वो अपने प्रिजॉनी को या अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर सकते थे। इलेक्शन होते थे और जो सबसे काबिल इंसान होता था उसको राजा बना दिया जाता था। तो इस तरह की सोसाइटी थी। जो सोसाइटी को लेके या ट्राइब को लेके इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे उस टाइम पर, दे वर टेकन थ्रू द कन्वेंशन ऑफ वेरियस असेंबलीज़। तो असेंबलीज़ बुलाई जाती थी और इम्पोर्टेंट डिसीजन उन असेंबलीज़ में लिए जाते थे। तो कई तरह की असेंबलीज़ के बारे में हमें पता चलता है ऋग्वेद से। कौन कौन सी असेंबलीज़? सभा, समिति और विधाता। ये सभी असेंबलीज़ के नाम हैं, इनका अलग अलग रोल है। इसके बाद बात करेंगे कि अगर लोगों की बात की जाए कि हाउ पीपल वर डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद, तो पीपल के लिए 2 तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहला जो शब्द है वो है जन और दूसरा जो वर्ड है वो है आपका फिश। So these 2 terms were used to refer to people during the Rigvedic.
Now the next topic we have is about the silent sentinels and the story of megaliths. साइलेंट सेंटिनल्स का मतलब होता है प्रहरी. प्रहरी मतलब उस काइंड ऑफ अ वॉचमैन, राइट, जो कि लुक आफ्टर करता है उस रीजन को. तो डेक्कन रीजन के अंदर तो एक ख़ास तरह का हमें इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है विच बिगेन अराउंड 3000 ईयर्स अगो, यानी कि 1000 BC के अराउंड इसका एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है. कौन से रीजन में? डेक्कन रीजन में, साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ कश्मीर रीजन में. क्लियर. अब इस रीजन में किस तरह की हमें एक अलग इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है कि लोग क्या करते थे, बरियल्स के अराउंड कुछ पत्थर के स्ट्रक्चर बना दिया करते थे ताकि उनको बाद में पहचाना जा सके, राइट. और उनका मान्यता था कि ये जो बरियल्स हैं ये हमारी रक्षा करेंगे जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनसे. इसीलिए ये जो मेगालिथ्स हैं उनको क्या बोला गया है, साइलेंट सेंटिनल्स, यानी कि चुपचाप रहने वाले चौकीदार, चुपचाप रहने वाले. ये देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं मेगालिथिक कल्चर के अंदर. ये देखिए यहाँ ये बरियल साइट है और इसके आसपास ये बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं. इसीलिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, मेगालिथ्स बोलते हैं, राइट. मेगा मतलब बड़े और लिथ्स मतलब स्टोन. तो बहुत सारे स्टोन्स को क्या है, एक किसी खास तरह के स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया जाता था और उस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते थे मेगालिथ्स. अब ऐसा नहीं है कि सारे मेगालिथ्स सर्कुलर होते थे, राइट. कुछ सर्कुलर भी होते थे. कई जगह पर सिर्फ एक ही पत्थर हमें देखने को मिला है. कुछ मेगालिथ्स हमें अंडरग्राउंड देखने को मिले हैं, कुछ सरफेस पर भी देखने को मिलते हैं. तो अलग अलग तरह के मेगालिथ्स हैं, लेकिन एक खास तरह की कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर है कि बड़े पत्थर देखने को मिले हैं और उनका यूज़ होता था टू मार्क दी बरियल साइट्स. तो मेगालिथ्स क्या हैं? दे आर स्ट्रक्चर्स, राइट, विच वर यूज्ड in those structures. Big stones or big stone boulders were used to mark the burial sites. अभी क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जब इनकी खुदाई की गई तो वहाँ पर हमें कुछ मटेरियल्स देखने को मिले हैं. कौन कौन से मटेरियल्स देखने को मिले हैं? एक ख़ास तरह की पोट्री हमें देखने को मिली है जिसका नाम है ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको BRW पोट्री भी बोलते हैं. इसके अलावा हमें आपके आयरन वेपन्स और आयरन टूल्स देखने को मिले हैं. स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस देखने को मिले हैं. हॉर्स इक्विपमेंट्स भी देखने को मिले हैं. वी ऑल्सो फाइंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड इन दीज मेगालिथ्स. क्लियर. तो क्या क्या मटेरियल्स हमें देखने को मिले हैं मेगालिथ्स के अंदर? एक खास तरह की पोट्री जिसको BRW पोट्री बोलते थे, आयरन के टूल्स एंड वेपन्स, हॉर्स के स्केलेटन, राइट, और उसके इक्विपमेंट्स. तो ये हमें मटेरियल देखने को मिला है मेगालिथिक साइट से. हमें सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है क्योंकि कुछ बरियल साइट से हमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कुछ बरियल साइट से हमें कम ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कुछ बरियल साइट्स में अलग ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या था, इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस थे, राइट. लोग एक जैसे नहीं थे, एगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं था, होमोजीनियस सोसाइटी नहीं था. सभी का सोशल स्टेटस एक दूसरे से अलग था, सभी का इकोनॉमिक स्टेटस भी एक दूसरे से अलग था. कई जगह पर क्या देखने को मिला है कि एक ही साइट पर बहुत सारे स्केलेटन हमें देखने को मिले हैं. तो वो क्या रेफ़र करते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट साइट रहा होगा जहाँ बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं जैसे जैसे उनकी डेथ होती गई उन्हें भी वहीं जाके बरी किया गया. अभी भी ऐसा कई विलेजेस के अंदर देखा जाता है कि एक खास ही जगह पर जो विलेजर्स हैं अपने जो डेड बॉडीज़ हैं उनको क्रेमेट किया करते हैं. तो उस तरह के कस्टम हमें मेगालिथिक कल्चर में भी देखने को मिलते हैं. एक ख़ास तरह के एक मेगालिथिक साइट है जिसका नाम है इनाम गांव. तो उसको स्टडी किया गया है चैप्टर के अंदर, राइट. और भी बहुत तरह के मेगालिथिक साइट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो उनमें एक प्रोमिनेंट साइट है उसका नाम है इनाम गांव. उसको स्टडी करेंगे किस तरह का मेगालिथिक कल्चर वहाँ पर हमें देखने को मिला है. पहले इस साइट को देख लेते हैं कि ये साइट है कहाँ. तो ये साइट अभी महाराष्ट्र में है और ये साइट हमें रिवर गोड, जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर भीमा का, उसके अराउंड हमें देखने को मिलता है. अगर इसके एग्जिस्टेंस की बात करेंगे हम तो 3600 टू 2700 ईयर्स अगो हमें यहाँ एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है.
इसके अलावा यहाँ हाउसेस में हमें ग्रीनरी देखने को मिली है। अगर मेगालिथ्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ मेगालिथ्स घर के अंदर ही देखने को मिले हैं। जनरली पीपल्स वर बरीड डाउन इन द कोर्टयार्ड रीजन ऑफ हाउसेस, राइट। जो घर का कोर्टयार्ड होता है वहीं पर लोगों को बरी किया गया है। क्लियर, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अभी वो जो बरियल साइट्स हैं वहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि हम पहले ही डिस्कस कर। अगर ऑक्यूपेशन की बात करेंगे कि इनाम गांव के लोग किस तरह ऑक्यूपाई किए हुए थे अपने आप को, सो जनरली आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से हम देख सकते हैं दैट सीड्स वी हैव फाउंड ऑफ वेरियस क्रॉप्स। तो बहुत सारे क्रॉप्स के हमें सीड्स वहाँ देखने को मिले हैं, जैसे वीट्स, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसमम। क्लियर। इसके अलावा दे यूज टू हंट पीपल, दे यूज टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, दे यूज टू हंट एनिमल्स, दे यूज टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। तो वहाँ पर कैटल्स, बफेलो, गोट, राइट, हॉर्सेस, एस, पिग, इनका डोमेस्टिफिकेशन हमें देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो यूज टू एन्जॉय सर्टेन काइंड ऑफ फ्रूट्स, बीट, पेर, आमला, जामुन, एट्सेट्रा। Clear. So this is very common information that people of Inamgaon used to occupy themselves in various agriculturist activities as well as domestication of various animals. So this is an additional information that is provided in the last or in the end of the chapter. So this information tells us that around 3,500 years ago, that is around 1500 BC, people of China used to write their scripts on bone surfaces, right. So this was kind of institution which was very much prevalent in China. So this is an additional information which has been provided in the end of this chapter. So this is the end of this chapter. Let's conclude what we have studied so far. तो चलिए कंक्लूड कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो चैप्टर का नाम क्या था, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर विद द हेल्प ऑफ द अर्लीस्ट बुक विच हैज़ बीन रिटन डाउन और विच हैज़ बीन कंपोज्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और द बरियल्स दैट वी फाउंड इन वेरियस regions. So when it comes to the content of this chapter, so we have divided the content of this chapter into 6 subtopics. That is one of the oldest book in the world, right. Second topic is different families of languages. So in that topic we discussed about 4 family of languages. The third subtopic is related to how historians study the Rig Veda, right, about various methodologies used by historians in the study of Rig Veda. And in the 4th chapter we will discuss about some things or some materialistic things which were asked by the people during the Rig Vedic times from the gods. In the 5th subtopic we will discuss about various terms which has been used during the Rig Vedic times to describe people. Now in the 6th and the last topic we will discuss about the megalithic cultures and various materialistic things that we get from the excavation sites at megaliths. So let's discuss the first topic. So हमारा पहला topic है one of the oldest book in the world, right. So in the very topic we discussed about Vedas. So we have already discussed that when it comes to Vedas there are 4 type of Vedas, that is Rig Veda, Samaveda, Yajurveda and Atharvaveda. Rig Veda contains hymns and incantations related to gods, right. So various short poems have been mentioned in Rig Veda and people used to invoke various gods by chanting those hymns in pursuit of granting them materialistic things. When it comes to Samaveda, Samaveda is a musical collection of Rig Vedic hymns. In Samaveda, various Rig Vedic hymns have been arranged in musical tones and people used to recite them at the time of sacrifices. The third Vedas that we have is about Yajurveda, right. So Yajurveda is mainly deals with various sacrifices and their methodologies. So it was a kind of manual of Vedas. Various sacrifices have been mentioned in Yajurveda and their procedure and methodology have been also mentioned.
in the fourth Vedas, that is Atharvaveda, it used to deals or it used to tells about the folk tradition and various local customs which had been quite prevalent during the contemporary time. So this is an overview about four Vedas. When it comes to Rig Veda, it is the oldest Vedas, right? And it is the oldest book of India. It contains various hymns, and it contains about 1028 hymns. Most of the hymns were ascribed to Indra, Agni, and Soma. Right? Soma was a kind of plant which was used to prepare a specific kind of drink during the Rigvedic times. When it comes to the composition of Rigveda, various Vedas or Rigvedas were composed by rishis when they were in deep state of meditation. Some of the hymns were also composed by various women, right? So Rigveda is composed of 10 mandalas. So there are 10 mandals or books of Rigveda, and these books contains various hymns. When it comes to the language of Rigveda, so the language of Rigveda is the old Vedic Sanskrit. It is different from the Sanskrit that we study in our schools during the modern times. So the next topic we have is about families of languages. So we have four family of languages, that is Indo-Europeans, Dravidian, Tibeto-Burman, and Australo-Asiatic family. So Indo-European family comprises of languages like English, Persian, Sanskrit, French, German, etc. Dravidian language consists of languages like Telugu, Tamil, Kannada, and Malayalam. Tibeto-Burman family consists languages like Northeast languages, and Austro-Asiatic family contain various tribal languages, and most of them are quite prevalent in the Jharkhand region, right? So we have already discussed that for a very prolonged period of time, the Rigvedic hymns were not written down. They were passed on from generation to generation through recitation, right? Rather than reading and writing. So we have already discussed that people invoked gods for the grant of cattle, horses, chariots and sons. Clear? तो वो कोई मोक्ष नहीं चाहते थे, वो ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहते थे. They do not have a regular army, right? People of tribes used to fight when the need arises. Important decisions were taken by assemblies. So we have already discussed about three types of assemblies: Sabha, Samiti and Vedata, which were convened at different times during the Rigvedic times. So they used to perform various sacrifices to please various gods. तो बहुत सारे gods को please करने के लिए वो लोग sacrifices किया करते थे. Now various words have been used in Rigveda to refer to different class of people. तो क्या words हैं वो? Brahmins or the word Brahmin used to refer a specific group of people who were involved in the performance of sacrifices, right? तो एक स्पेशल स्किल उनके पास होता था कि वो sacrifices कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें जानते थे. जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारे पास राजन. सो राजन जो हैं वो बाद के जो राजा आए हैं उनसे अलग था. उनका कोई कैपिटल नहीं होता था, उनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, और उनको इलेक्ट किया जाता था. क्लियर? लोग मिलते थे और बाद में उनको इलेक्ट करते थे, और वो जो राजा का पोजीशन है वो अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर सकते थे. फिर से इलेक्शन होंगे और फिर से नया राजा चुना जाएगा. इसके अलावा दो वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जन और विश. दे वर यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल. लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए उनका यूज़ किया जाता था, विश एंड जन. इसके अलावा दासास और आर्यंस, ये टर्म भी हमें देखने को मिलते हैं. तो जिन लोगों ने वेदास लिखे हैं वो अपने आप को आर्यन बोला करते थे. उन्होंने अपनी कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं कि दे वर फेयर स्किन्ड, राइट? गोरे लोग थे वो. इसके अलावा दासास को उन्होंने कृष्ण त्वचा बोला है कि जो काले लोग हैं या जो जिनका स्किन फेयर नहीं है, दे वर दासास, राइट? दे ऑल्सो कॉल देम अनस.
यानी कि देवर फ्लैट नोस्ड, उनका नोज जो है वो फ्लैट है। इसके अलावा दे रेफर्ड देम एज अक्रतु, राइट, अक्रतु, दे डू नॉट परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस। तो इस तरह के लोगों को दासास रेफ़र किया गया है। और जो लोग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं, जो लोग फेयर हैं, राइट, जिन लोगों का नोज़ जो है वो पॉइंटेड है, उन लोगों को आर्यन रेफ़र किया गया है। आर्यंस का मतलब होता है नोबल, सो दे वर नोबल पीपल, राइट। और जो लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते थे उनको दासास बोला गया है। क्या नहीं करते थे, यानी कि उनका स्किन कलर डार्क था, उनका नोज़ फ्लैट था, और दे डिड नॉट परफॉर्म वैदिक सेक्रीफाइसेस। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू साइलेंट सेंटिनल्स, और इसमें हमने देखा था कि दिस इज़ अ स्टोरी बेस्ड ऑन मेगालिथ। तो मेगालिथ क्या होते हैं? दे आर स्टोन बोल्डर्स, बिग स्टोन्स अरेंज्ड केयरफुली टू मार्क बरियल साइट्स, राइट। सो मेगालिथ्स क्या हैं? दे आर बिग स्टोन्स अरेंज्ड केयरफुली टू मार्क बरियल साइट्स। अगर इस प्रैक्टिस की बात करेंगे तो इस प्रैक्टिस को अराउंड 1000 BC हमें शुरू होते हुए देखा है। जो मेजर रीजन्स हैं जहाँ ये ज़्यादा प्रेवलेंट हैं वो हैं हमारे पास डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर। अगर मटेरियल बात करेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल हमें मेगालिथिक साइट से मिला है, तो वो है हमारे पास पोट्री। कौन सी पोट्री? BRW पोट्री, यानी कि ख़ास तरह की पोट्री होती थी जिसको हम BRW बोलते थे। इसके अलावा हमें आयरन के टूल्स और वेपन्स वहाँ देखने को मिले हैं। हॉर्स स्केलेटन, हॉर्स इक्विपमेंट्स भी वहाँ देखने को मिले हैं। और इसके अलावा हमें स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी वहाँ देखने को मिले हैं, राइट। समटाइम्स मेंबर्स ऑफ अ फैमिली बरेड एट अ सेम प्लेस। तो कई जगह हमें देखने को मिला है कि बहुत सारे स्केलेटन्स एक ही जगह से एक्सकेवेट हुए हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग टाइम पर जैसे जैसे फैमिली मेम्बर्स का डेथ होता गया तो उनको वहाँ बरी डाउन कर दिया गया। एक ख़ास तरह के मेगालिथिक साइट को हमने स्टडी किया था जिसका नाम था इनाम गाँव। इनाम गाँव भी महाराष्ट्र में है। ये रिवर गोड के अराउंड सिचुएटेड है, जो कि ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर का। और यहाँ पर बरियल सिस्टम हमें जनरली कोर्टयार्ड्स के अंदर देखने को मिला है। और जनरली द डेड बॉडी वाज लेट डाउन इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. So this is all for today, right? So in this lecture we discussed about Vedas. We discussed about Vedas and megalithic site. It was an introduction. In our subsequent lecture we will discuss these topics in a detailed manner, right, and try to have an overview about their relevance from examination point of view. So for today this is all, right. We will meet in the next session with new chapter. So till then, thank you and keep working hard.